हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो? ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चालू है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सिंसियर मैनर में एकदम पढ़ाई करते रहना। ठीक है, बर्डन वगैरह मत आने देना कि आखिरी अटेम्प्ट बचा है ये तो उसके बाद न्यू कोर्स आ जाएगा वगैरह, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लो और क्या करो, ये अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाओ और इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो कि आपके पेपर्स इतने बेहतरीन जाने चाहिए कि रिजल्ट में जो है पास दिखना चाहिए और आपके नाम के आगे सी लग जाना। ओके, चलो आज हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से रिलेटेड। ठीक है, बिना किसी देरी के क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करें। द करंट ईपीएस ऑफ मेसर्स वी लिमिटेड इज ₹4। ये जो कंपनी है मेसर्स वी लिमिटेड, ठीक है, इसका भी एट प्रेजेंट अर्निंग्स पर शेयर कितना है, ₹4। The company has shown an extraordinary growth of 40% in its earnings in the last few years. पिछले कुछ साल से जो कंपनी है मेसर्स वी लिमिटेड, ठीक है, इसके अर्निंग्स में ग्रोथ रेट कितना देखने को मिल रहा है, 40%। दिस हाई ग्रोथ रेट इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, अगले 5 साल भी अर्निंग्स में जो ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा वो कितना लग रहा है, 40% का ही रहेगा। ठीक है, आफ्टर विच ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स विल डिक्लाइन फ्रॉम 40% to 10% during the next 5 years and remain stable at 10% thereafter। ठीक है, तो फर्स्ट 5 years तो क्या होने वाला है, पहले 5 साल तो क्या रहेगा, अर्निंग्स का ग्रोथ रेट 40% रहेगा। बट उसके बाद जो 5 साल रहेंगे उसमें क्या हो रहा है, अर्निंग्स का ग्रोथ रेट क्या होगा, आपका गिरेगा। ठीक है, 40% से गिर गिर के आखिरी में कितना होगा, 10% हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, आजीवन जो है अर्निंग्स का ग्रोथ रेट 10% ही रहने वाला है। ठीक है, स्टेबिलाईज हो जाएगा 10% पे और बाद में उसको ही क्या होगा, अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है 10% ही कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, पूरे टाइम। द डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 5 year ट्रांजिशन पीरियड विल बी इक्वल एंड लीनियर। ठीक है, ये चीज देखो उसने मेंशन कर दी है, डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 5 year ट्रांजिशन पीरियड विल बी इक्वल एंड लीनियर। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आपका अर्निंग्स का ग्रोथ रेट कम हो रहा है ना, 40% 10% हो जा रहा है। ठीक है, तो पूरा मिला के कितने साल में हो रहा है, 5 साल में हो रहा है। ठीक है, 40% से 10% जो आपका अर्निंग्स का ग्रोथ रेट हो रहा है वो पूरा मिला के कितने टाइम पीरियड में हो रहा है, 5 years में। ठीक है, कितने से गिर रहा है, 40% से 10% होना, यानी कितने से गिर जा रहा है, 30% से। कितने टाइम पीरियड के अंदर, 5 साल में। तो हर साल कितने कितने से गिरेगा, 30% डिवाइडेड बाय 5, यानी कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है, तो जैसे फिफ्थ ईयर तक तो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट कितना था आपका, 40% था। ठीक है, 6th ईयर कितना होगा, 40% माइनस 6% कितना हो जाएगा, 34%। 7th ईयर कितना होगा, 34% माइनस 6% कितना हो जाएगा, 28%। 8th ईयर कितना होगा, 28% माइनस 6% यानी कितना, 22%। 9th ईयर कितना हो जाएगा, 22% माइनस 6% यानी कितना, 16%। और 10th ईयर यानी कितना हो जाएगा, 16% माइनस 6% यानी कितना होगा, 10%। और बाद में आगे तो क्या होगा, पूरे टाइम 10% ही चले। बात समझ में आ गई, स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया सभी को। ओके, एक बार देखो फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आपका अर्निंग्स का ग्रोथ रेट कितना था, 40% था, वो 40% से कितने पे लेके आना है, 10% पे लेके आना है, यानी कितने से कम करना है, 30% से कम करना है। और पूरा मिला के आपके पास टाइम पीरियड कितना है, 5 साल का। 30% डिवाइड बाय 5 यानी कितना, 6%। तो हर साल हम क्या करें, 6% से कम कर दे रहे। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो, करंटली द कंपनीज पे आउट रेशियो इज 10%। अभी एट प्रेजेंट कंपनी का जो पे आउट रेशियो है वो कितना है, 10%। ओके, इट इज लाइकली टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 years। आने वाले 5 साल कंपनी का जो पे आउट रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 10% ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 6th year टिल द एंड ऑफ द 10th year। ठीक है, ये बाद के जो 5 साल रहेंगे, ठीक है, मतलब 6th year से 10th year तक क्या होगा, ये जो पे आउट रेशियो है वो क्या हो रहा है, विल लीनियरली इंक्रीज एंड स्टेबिलाइज एट 50% एट द एंड ऑफ द 10th year। ठीक है, तो फर्स्ट 5 years तो क्या होगा, पे आउट रेशियो 10% ही रहेगा। बट उसके बाद के जो 5 साल है उसमें क्या होगा, पे आउट रेशियो बढ़ेगा, कैसे, लीनियर फैशन में। ठीक है, और 10% से बढ़ के कितना हो जाएगा, वो 50% हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने से बढ़ रहा है, 10% से 50% होना, यानी कितने से बढ़ रहा है, 40% से। कितने टाइम पीरियड में, 5 साल में। तो हर साल कितने कितने से बढ़ेगा, 40% डिवाइड बाय 5 यानी कितना, 8% से बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 5th ईयर में तो पे आउट रेशियो कितना है, 10% है। 6th ईयर में कितना हो जाएगा, 10% प्लस 8% यानी कितना, 18%। 7th ईयर में कितना हो जाएगा, 18 प्लस 8 यानी कितना, 26%। ठीक है, 8th ईयर में कितना हो जाएगा, 26 प्लस 8 यानी कितना, 34%। 9th ईयर में कितना होगा, 34 प्लस 8 यानी 42%। और 10th ईयर में कितना होगा, 42 प्लस 8 यानी 50%। बात समझ में आ गई, क्लियर। ओके, इसके बाद
पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना गिवन है आपको 17%, डिस्काउंटिंग का रेट, ठीक है। जो हमारे डिविडेंड्स आएंगे उसको हमें डिस्काउंट करना रहेगा ना, ठीक है, तो उसके लिए डिस्काउंटिंग का रेट लगेगा, तो उसने ऑलरेडी दे दिया है आपको क्वेश्चन में। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 17%, एंड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आर गिवन भी, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी क्वेश्चन में ही गिवन है, तो कैलकुलेटर में निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में ही दे दिया, ठीक है। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनीज स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड। लग ही रहा था जो डेटा गिवन था उससे कि हमें क्या करना रहेगा, कंपनी का जो है स्टॉक का उसका इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना रहेगा, ठीक है। आगे, इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज ₹125, सजेस्ट इफ इट इज एडवाइजेबल फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज स्टॉक और नॉट। अभी कंपनी का करंट में मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹125, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 125 से ज्यादा आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपका 125 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो कंपनी है उसके शेयर क्या है, अंडर प्राइस्ड है और हमने खरीदना चाहिए, ठीक है। बट अगर वही इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो रहा है, 125 से कम आ रहा है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर से कम आ रहा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, कंपनी के जो शेयर है वो क्या है, ओवर प्राइस्ड है और उसको हमने खरीदना नहीं चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आने के बाद ही पता चलेगा, तो पूरे मार्क्स जो है वो किसके, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, और 1 मार्क आखिरी का किसका रहेगा, आपका कमेंट करने का, आपको क्या पोजीशन लेना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए कि शॉर्ट पोजीशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना रहेगा, जो भी डिविडेंड्स रहेंगे उसे आपको डिस्काउंट करना रहेगा। अब डिविडेंड्स तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, डिविडेंड्स आपको क्या डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है क्या, पहले साल कंपनी इतना डिविडेंड देगी, दूसरे साल इतना देगी, तीसरे साल इतना देगी, वो दिया है कि आपको नहीं। बट आपके पास जो डेटा है अवेलेबल, उससे आप इजीली डिविडेंड निकाल सकते हो हर साल। हाँ या ना, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, आपके पास अर्निंग्स पर शेयर का डेटा है और आपके पास पे आउट रेशियो का डेटा है। डिविडेंड कैसे निकलेगा, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, उससे क्या होगा, आपका हर साल का डिविडेंड निकल के आ जाएगा। बस वही चीज है, अगर आपने हर साल का डिविडेंड निकाल लिया, आपका वहां पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बट क्या है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है और बाकी कुछ नहीं। इंटरप्रेट तो हमने कर लिया, समझ में आ गया, एक हमारा फ्लो भी बन चुका है, हम कैसे पूरा करने वाले। हम क्या करेंगे, पहले हर साल का अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा कंपनी का वो निकाल लेंगे, हर साल कंपनी का जो पे आउट रेशियो कितना रहेगा वो भी निकाल लेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, अर्निंग्स पर शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे पे आउट रेशियो से, तो क्या होगा, हमारा हर साल का डिविडेंड निकल के आ जाएगा, और बाद में उसको डिस्काउंट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाने वाला। बात समझ में आने वाली, ठीक है। चलो फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो हम कॉलम्स बना रहे हैं, ईयर, और ये रहेगा आपका अर्निंग्स पर शेयर, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर शेयर। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट ईयर अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा कंपनी का, अभी एट प्रेजेंट तो कितना है, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट जो कंपनी है मेसर्स वी लिमिटेड, उसका अर्निंग्स पर शेयर कितना है, 4 रुपये, ठीक है। पहले 5 साल तो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट कितना है, 40% है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा, 4 + 40% ऑफ 4, यानी क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, 4 में 40% बढ़ाना है, वही हो गया ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1. यानी कितना आएगा ये 5. बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर में भी क्या रहेगा, अर्निंग्स का ग्रोथ रेट 40% ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, 5.6 में 40% बढ़ाओगे, यानी कितना हो गया, 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, कैलकुलेटर पे करते जाओ फटाफट सभी। 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 करने पे कितना आ रहा है, 7.8। थर्ड ईयर में भी अर्निंग्स का ग्रोथ रेट तो कितना रहेगा, 40% ही रहेगा, 7.84 में 40% बढ़ाना है, ठीक है। कितना होगा, 7.84 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, थोड़ा फास्ट करते जाएंगे अभी से हम, क्या आ रहा है 10.97, ठीक है। फोर्थ ईयर कितना हो जाएगा, 10.976 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, फोर्थ ईयर में भी अर्निंग्स का ग्रोथ रेट 40% ही, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 15.366, हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, ओके। फिफ्थ ईयर में कितना होगा, 15.366 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, क्योंकि फिफ्थ ईयर में भी अर्निंग्स का ग्रोथ रेट 40% ही है। 15.36 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 क्या आ रहा है 21.51। हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं उसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन है, ठीक है, वो सब क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके गिवन।
हम भी क्या करें, सभी कैलकुलेशंस को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दें। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी राउंड ऑफ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। ओके, अब देखना सिक्स्थ ईयर में अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा कंपनी। आपको ध्यान में आ रहा होगा 6th to 10th ईयर क्या हो रहा था, आपका जो ग्रोथ रेट था अर्निंग्स का वो क्या हो रहा था, 40% से 10% हो रहा था, वो भी कैसे, लीनियर फैशन में। हमने निकाला था हर साल जो है ग्रोथ रेट क्या होगा, 6% से कम हो रहा था। तो अगर 5th ईयर में अर्निंग्स का ग्रोथ रेट 40% है तो 6th ईयर में कितना रहेगा, 40 में से 6% कम कर दो, यानी कितना, 34%। तो आप क्या करोगे, 21.512 ये जो आपका आया है, 21.512 ये जो आपका आया है, आप क्या करोगे, 34% बढ़ा दोगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 21.512 मल्टीप्लाइड बाय 1.3। ठीक है, फटाफट से करना, 21.512 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, तो ये आ रहा है आपका 28.82। ठीक है, 7th ईयर के लिए क्या रहेगा, 28.826 मल्टीप्लाइड बाय, अब अर्निंग्स का ग्रोथ रेट क्या होगा, 34% में 6% और कम कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 28%, यानी क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा 1.28 से, 28.826 मल्टीप्लाइड बाय 1.28, यानी कितना आ जाएगा, 36.89। ओके, 8th ईयर में कितना आ जाएगा, 36.897 मल्टीप्लाइड बाय 1.22, 6% से हमने और कम कर दिया अर्निंग्स के ग्रोथ रेट को, 28% का कितना हो गया, 22%, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो रहा है, 36.897 मल्टीप्लाइड बाय 1.22, यानी कितना आ रहा है, 45.01। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़े से ज्यादा है। ओके, बाकी तो हमने जब क्वेश्चन रीड किया तभी समझ लिया था पूरा क्या करना है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब आपकी बस स्पीड के ऊपर है पूरा, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड रहेगी उतना ज्यादा जल्दी क्वेश्चन को निपटा पाओगे। 45.014 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 52.216, 52.216, 1.16 कैसे है समझ में आया ना, 22% था पहले ग्रोथ रेट, अब क्या होगा, 6% से और कम हो गया, यानी कितना हो गया, 16%। ठीक है, इसके बाद आखिरी में अब ग्रोथ रेट क्या होगा, 16% में 6% और कम कर दो तो कितना हो गया, 10%, क्या होगा, 52.216 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 आ रहा है, 52.216 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, 57.43। बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, इसके बाद देखना, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पे आउट रेशियो भी मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, पे आउट रेशियो। ठीक है, यहां पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा रुको, पे आउट रेशियो, तो मैं इरेज करके बाजू में लिख दे रहा हूं, पे आउट रेशियो हमने ऑलरेडी वैसे निकाल लिया था, बस अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में उसे लिख के बता दे रहे हैं। आपको क्या गिवन था, अभी करंट में कंपनी का पे आउट रेशियो कितना है, 10%। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कंपनी का जो पे आउट रेशियो है वो कितना है, 10%। ठीक है, और बाद में क्या गिवन था, इट इज लाइकली टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और बाद में क्या होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर टिल द एंड ऑफ द 10th ईयर द पे आउट रेशियो विल लीनियरली इंक्रीज एंड स्टेबलाइज एट 50% एट द एंड ऑफ द 10th। ठीक है, पहले 5 साल तो पे आउट रेशियो कितना रहेगा, 10% ही रहेगा, 10% लिख दे रहे हैं, पहले 5 साल तो पे आउट रेशियो कितना रहेगा, 10% ही रहने वाला, और उसके बाद क्या होगा, लीनियर फैशन में क्या होगा, वो बढ़ेगा, और 10% से कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, कितने साल में, 5 साल में। ठीक है, पे आउट रेशियो जो है 10% से कितना होगा, 50% हो जाएगा, कितने टाइम पीरियड में, 5 ईयर्स में। कितने से बढ़ रहा है, मतलब पूरा मिला के 40% से, कितने टाइम पीरियड में, 5 साल में, तो हर साल कितने कितने से बढ़ेगा, 40% डिवाइड बाय 5, यानी कितना, 8% से बढ़ते जाएगा, यानी कितना होगा, देखो 10 में 8 ऐड किए कितना हो गया, 18, 18 में 8 ऐड किए कितना हो जाएगा, 26, 26 में 8 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 34, 34 में 8 ऐड करने पे 42, और 42 में 8 ऐड करने पे 50। बात समझ में आ गई। ठीक है, और इसके बाद में आगे पूरे टाइम पीरियड के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहेगा, होगा 50% ही। ठीक है, तो आप डिविडेंड एकदम आसानी से निकाल पाओगे कि नहीं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, अर्निंग्स पर शेयर को मल्टीप्लाई करते जाओ पे आउट रेशियो से, तो क्या होगा, आपका हर साल का डिविडेंड निकल के आते जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, नीचे टेबल बना रहा हूँ, ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, फटाफट से देखो, मल्टीप्लाई करते जाना सिर्फ, 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 10%,
5.6 मल्टीप्लाइड बाई 10%, कितना आ जाएगा? 0.56, ठीक है, 0.56। सेकेंड ईयर का कितना आएगा? 7.84 मल्टीप्लाइड बाई 10%, 7.84 मल्टीप्लाइड बाई 10%, क्या आपका आना चाहिए? 0.784, ठीक है। थर्ड ईयर का देखो, थर्ड ईयर के लिए भी 10% से ही करना है, कितना है? 10.976 मल्टीप्लाइड बाई 10%, ठीक है, 10.976 मल्टीप्लाइड बाई 10%। यहाँ पे आपको क्या करना है? 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, ठीक है। तो ये क्या होगा? 1.09, फोर्थ ईयर के लिए 15.366 मल्टीप्लाइड बाई 10%, 15.366 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो ये क्या आएगा देखना, ये आपका आ रहा है 1.537। अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे तो आ जाएगा 1.537। फिफ्थ ईयर के लिए 21.512 मल्टीप्लाइड बाई 10%, ठीक है, 21.512 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 2.151, ठीक है, 2.15। सिक्स्थ ईयर के लिए 28.826 मल्टीप्लाइड बाय 18%, 28.826 मल्टीप्लाइड बाय 18%, फटाफट से कर लो। 28.826 मल्टीप्लाइड बाय 18%, कितना आ रहा है? 28.826 मल्टीप्लाइड बाय 18%, क्या आ रहा है आपका? 5.189, ठीक है, 5.189। सेवेंथ ईयर के लिए 36.897 मल्टीप्लाइड बाय 26%, ठीक है, 36.897 मल्टीप्लाइड बाय 26%। कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है ना, बाकी तो क्या है, बहुत आसान था। 36.897 मल्टीप्लाइड बाय 26%, ये आ जाएगा 9.59। एट्थ ईयर डिविडेंड कितना आएगा आपका? एट्थ ईयर 45.014 मल्टीप्लाइड बाय 34%, कर लो। 45.014 मल्टीप्लाइड बाय 34%, तो ये आपका आ रहा है 15.305, 15.305। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाइन्थ ईयर में डिविडेंड कितना आएगा? 52.216 मल्टीप्लाइड बाय 42%, 52.216 मल्टीप्लाइड बाय 42%, कर लेना इसे भी। तो ये आपका आ रहा है 21.931, 21.931। और आखिरी में 10th ईयर का कितना रहेगा? 10th ईयर का 57.438 मल्टीप्लाइड बाय 50%, ठीक है, 57.438 मल्टीप्लाइड बाय 50%। बात समझ में आ गई? ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या आ रहा है? 28.71, ठीक है। आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी राउंड ऑफ कर सकते हो, उससे क्या होगा, थोड़े कैलकुलेशंस फटाफट हो जाएंगे और कुछ नहीं। ओके, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। कितना कितना है? 0.855, देन 0.731, मैं पूरे लिख ले रहा हूं, 0.625, 0.534, 0.456, 0.456, 0.390 के बाद क्या है? 0.333, देन 0.285, ठीक है, 0.285 के बाद है 0.244 एंड 0.209, 0.244 एंड 0.20 मल्टीप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यूज आते जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो आए हैं हमारे हर साल के, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू आते जाएगी। फटाफट से करना। 0.56 मल्टीप्लाइड बाई 0.855, कितना आ रहा है? 0.479, एंड 0.784 मल्टीप्लाइड बाई 0.731, क्या आ रहा है? 0.573, ठीक है। के बाद 1.098 मल्टीप्लाइड बाई 0.625, तो ये आपका आ जाएगा 0.686, 0.686, ठीक है। के बाद
1.537 मल्टीप्लाइड बाय 0.534, तो ये आ रहा है 0.821, 0.821 के बाद है 2.151 मल्टीप्लाइड बाय 0.456, ये आ रहा है 0.981, 0.981 के बाद कर लो 5.189 मल्टीप्लाइड बाय 0.390, क्या आ जा रहा है 2.024, 2.024 के बाद है 9.593 मल्टीप्लाइड बाय 0.333, क्या आ रहा है 3.194, 3.19 के बाद है 15.304 मल्टीप्लाइड बाय 0.285, क्या आ रहा है 4.362, 4.362 के बाद 21.931 मल्टीप्लाइड बाय 0.249, ये 249 है कि 244 एक बार देख रहा 244 है, ठीक, 244, 21.931 मल्टीप्लाइड बाय 0.244, क्या आ रहा है 5.351, 5.351 और आखिरी में 28.719 मल्टीप्लाइड बाय 0.209, क्या आ रहा है 6.002, 0.00, क्लियर, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है देख लो, पहले 10 साल का जो हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड था, ठीक है, उसका जो हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया है, उसका टोटल कितना आ रहा है फटाफट से, 0.479 प्लस 0.573 प्लस 0.686 प्लस 0.821 प्लस 0.981 प्लस 2.024 प्लस 3.194 प्लस 4.362 प्लस 5.351 प्लस 6.002, क्या आ रहा है 24.473, ये 24.47, बात समझ में आ गई। ये इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मिस्टेक मत कर देना, ठीक है, ये तो पहले 10 साल का जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड था उनके प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है, ओके, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आगे भी तो क्या दिया था आपको, आगे क्या है, अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबिलाईज हो जाएगा कितने पे, 10% पे, और डिविडेंड पे आउट रेशियो जो स्टेबिलाईज हो जाएगा 50% पे, ठीक है। तो 11th ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर 11th ईयर, ठीक है, वो कितना रहेगा आपका, अर्निंग्स पर शेयर निकाल लो, ठीक है, 11th ईयर का अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा, तो 10th ईयर का अर्निंग्स पर शेयर कितना आया था 57.438, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे 10% बढ़ा देंगे, 57.438 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, ये रहेगा आपका अर्निंग्स पर शेयर 11th ईयर का 57.438 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, ठीक है। के बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहेगा 50% रहेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 50%, अब आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा, निकाल लेना 57.438 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 50%, ये आ रहा है 31.59, 31.59। आगे आपका जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, ग्रोथ रेट है वो कितना है 10% है, तो हमने लिख दिया 0.1, ठीक है, एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है, कितना है 17%, तो आपका टर्मिनल वैल्यू आ जाएगा एट द एंड ऑफ 10th ईयर, ठीक है, टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर कैसे फाइंड करोगे, 11th ईयर का डिविडेंड, ठीक है, देखो मैं इसको नोटेशन में लिख रहा हूँ D11 डिवाइडेड बाय क्या होगा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट, यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना। 11th ईयर का डिविडेंड कितना आया था, अभी जस्ट फाइंड किया मैंने, 11th ईयर का डिविडेंड जो है कितना है अभी जस्ट फाइंड किया, कितना है 31.591, ठीक है, 31.591 डिवाइडेड बाय पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना रहेगा 0.17 माइनस ग्रोथ रेट कितना था बाद में अर्निंग्स का स्टेबिलाईज होकर कितना हो गया था 10%, यानी कितना 0.10, फटाफट से कर लो 31.591 डिवाइडेड बाय कितना 0.07, ठीक है, डिवाइड करना फटाफट से 31.591 डिवाइड बाय 0.07, क्या आपका आ रहा है 451.3, ठीक है, 451.3
ये तो आपका 10th ईयर के एंड में वैल्यू आया है ना, आपको तो इसको क्या चाहिए 0th ईयर पे लेके आना है, इसका क्या करना रहेगा, डिस्काउंटिंग करना रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू क्या करोगे, 451.3 डिवाइडेड बाय 1.17 टू द पावर 10, ठीक है। आपको ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, यूज कर लो ना कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको गिवन है ऑलरेडी, कितना है 0.209, तो 451.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका आ रहा है 94.321, ठीक है 94.322, सॉरी 94.32। अब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगा, जो पहले 10 साल के डिविडेंड्स के, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आया था कितना 24.473, ध्यान आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले 10 साल के जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स उनके प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल आया था 24.473, और जो 10th ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है कितना 94.322 का टोटल, ठीक है, कर लो 24.473 प्लस 94.32 कितना आ रहा है, 24.473 प्लस 94.32 क्या आ रहा है 118.795, ठीक है। बात समझ में आ गई, इंट्रिंसिक वैल्यू तो फाइंड करना था। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको, उस तो भी गिवन था 125, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना गिवन है 125, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ रहा है 125 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, शेयर्स जो है वो क्या है ओवर प्राइस्ड है, तो हमें खरीदना चाहिए क्या, नहीं, बल्कि हमने शॉर्ट पोजीशन लेना, बात समझ में आ गई, ठीक है। हियर इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, इट इंप्लाइज शेयर्स ऑफ मेसर्स वी लिमिटेड इज ओवर प्राइस एंड वी शुड टेक शॉर्ट पोजीशन, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, थोड़ा मैकेनिकल सा क्वेश्चन था, बट कैसा इंटरप्रिटेशन करते आना चाहिए। अगर आपने अर्निंग्स पर शेयर निकाल ही नहीं पा रहे हो आप, ठीक है, अगर आप अर्निंग्स पर शेयर ही नहीं निकाल पाओगे तो वहां पे आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। वैसे आपको अर्निंग्स पर शेयर जो है पहले 10 साल का निकालते आना ही चाहिए, और पे आउट रेशो जो है वो भी आपके पहले 10 साल का निकल जाना चाहिए, और कैलकुलेशन में कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, स्टूडेंट हड़बड़ाहट में बहुत बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है, ठीक है। 10 मार्क के लिए आएगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में जब भी टेस्ट करेगा 10 मार्क्स के लिए तो पूछेगा, ठीक है, या फिर 8 मार्क्स के लिए, उससे कम के लिए तो नहीं पूछेगा, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए पूछेगा। और क्या होगा, आप यहाँ पे दे सकते हो ना टाइम, आप कम से कम यहाँ पे 15 से 20 मिनट दे सकते हो, ठीक है, बट उसमें अगर आप क्या करो कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह कर दोगे, क्या होगा, अच्छा खासा टाइम आपका चला जाएगा, और बाद में जब आप वो मिस्टेक सुधारोगे, ऐसा हो रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप करके आ गए, और बाद में जब आप आखिरी में अगर पेपर चेक कर रहे हो, ठीक है, इनके सामने पेपर चेक करने का आपका टाइम रहेगा और आप पेपर चेक करो और बाद में आपको पता चला कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, फिर तो टाइम इतना रहेगा भी नहीं कि उसको आप सुधार पाओ, और एक तो क्या होगा पेपर में आपका बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन फिर बहुत खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा प्रॉपर मैनर में पेपर प्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल भी आपकी ज़्यादा कटपीट वगैरह नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। और क्या है, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को पहले निपटा दो, ठीक है, जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा इनको पहले निपटा दो। क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं, और क्या होता है ज़्यादा मार्क्स के लिए भी टेस्ट किए जाते हैं, 10 मार्क्स 12 मार्क्स के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं। इनको आप क्या करोगे, पहले सॉल्व करके निपटा दोगे, क्या होगा, आपके ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए और आपका एक बार का टेंशन नहीं पड़ गया, ठीक है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सब आपके हो चुके हैं। वैसे आप थोड़ा ये अप्रोच अपना सकते हो, पेपर सॉल्व करते हो। और इसके अलावा बिल्कुल आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे जो फिगर आ रहा है उसको एकदम ध्यान से लिखो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने को अगर आपको लेट्स सपोज पर 20 मिनट लग रहे हैं, 20 की जगह 22 भी लग गए, 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग गए, बट अगर आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है चलेगा, ठीक है, बट 2 मिनट पहले सॉल्व करने में अगर क्वेश्चन में आपने कुछ भी लिखने में मिस्टेक कर दी या क्वेश्चन में रीड करने में कुछ इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स से चले जाएंगे ना। 2 मिनट ज़्यादा लगे हुए चले जाएंगे कभी भी,
ठीक है। बट हड़बड़ाहट के चक्कर में आप अगर पूरा की पूरा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो गलत ही प्रेजेंट कर दोगे, फिगर्स गलत लिख रहे हो कैलकुलेटर पे से आपके रेस्पॉन्स शीट पे, या क्वेश्चन जब आपने देखा उसमें जो फिगर्स लिखी है, ठीक है, उसको आपने गलत लिख दिया जब आप सॉल्व कर रहे हो उसमें, या फिर वो जो क्वेश्चन आपको दिया था उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया फास्ट में, उस चक्कर में तो क्या होगा, आपको 0 ही मार्क्स मिलेंगे। कभी भी 2 मिनट वगैरह ज़्यादा दिए हुआ पूरा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि 100 मार्क्स का पेपर पूरा ऑप्ट होना ही चाहिए। आपका सबसे पहला टारगेट क्या रहना चाहिए कि आपका 80-85 मार्क्स का पेपर एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर्स है आपके। अगर आप 80-85 मार्क्स का पेपर भी एकदम बढ़िया से सॉल्व करके आ जाते हो ना, तो आपके 70+ उसमें भी निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आना ये एकदम जरूरी नहीं है। आपको अगर लगता है कि मेरी स्पीड इतनी नहीं है, स्पीड बनाने की तो पूरी कोशिश करेंगे, बट आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है कि आप अगर 80 मार्क्स का भी पेपर लिख के आ रहे हो तो आपके 70 बन जाने। प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, मार्क्स पूरे मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे अगर आप सही करके आ रहे हो तो भी ICI मार्क्स डिडक्ट कर देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। पेपर चेकर को अगर क्या हो रहा है, सब चीजें वहां पे करेक्ट दिख रही है तो आपको डेफिनेटली जो है क्या होगा, पूरे मार्क्स देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे पहले अपनी एक्यूरेसी डेवलप करो कि आप अगर 80 मार्क्स का पेपर लिख पा रहे हो, 80 मार्क्स का तो मिनिमम पेपर लिख के आना जरूरी होता है, ठीक है। 80 मार्क्स तक का आपको आसपास क्या करना है, पेपर लिख के आना है, और उसमें अपना एक्यूरेसी बनाओ, और धीरे धीरे मॉक टेस्ट वगैरह हम देते जाएंगे, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ते जाएगी, ठीक है। एंड ट्राई करा करो एटलीस्ट दिन के 2 क्वेश्चन वगैरह तो भी अगर रिटर्न प्रैक्टिस करा करो। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, हमने क्या करा, क्वेश्चन जब रीड किया था तभी पूरी स्टेप्स तो बन गई थी हमारे दिमाग में, बट एक आधा ये जो मैकेनिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखा करो, और देखा करो कि आपकी कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, चलो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के, और क्या करेंगे, हमारी रिवीजन सीरीज में क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे हर चैप्टर के। और एक और अनाउंसमेंट, जैसा बैचेस चालू हो रही है 20 जुलाई से, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए आपकी लाइव एट होम बैच रहेगी वो, ठीक है। मॉर्निंग्स में क्लासेस रहने वाली, तो भी आप जरूर से देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके कॉन्सेप्ट वगैरह आपको थोड़े वीक लग रहे हैं, तो आप उन क्लासेस में एनरोल कर सकते हो, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बात समझ में आ रही? ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा क्लासेस वगैरह परचेस करने का, एंड रिवीजन सेशंस तो जो ये आते रहेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हो पाएंगे ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करा पाएंगे, बट जो आपकी फास्ट ट्रैक क्लासेस होगी उसमें हम करेंगे एटलीस्ट 180 to 200 क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस वगैरह अलग से और होने ही वाले, ठीक है। तो उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।